स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाय येविंद्र सर यूट्यूब चैनल में। जैसा आप जानते हैं कि डेली आपको रात के 8 बजे मैं डेली आपको हिंदी की बेहतरीन क्लास देता हूं, जिसमें आपको 2 मॉडल पेपर डेली कंप्लीट करवाए जाते हैं। इसके पहले हमने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है, मतलब 4 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 5वां मॉडल पेपर है, या फिर क्लास की बात करो तो तीसरी क्लास है। इसमें भी हम आपके 2 सेट कंप्लीट करेंगे हिंदी का यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए, जिसमें पहला सेट हम कंप्लीट करने के बाद दूसरा सेट कंप्लीट करेंगे। सेट वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। सेट नंबर 1 के सवाल पहले देखते हैं। बाकी मैं इसके पहले की क्लासेस की बात करूं तो अगर आपने इसके पहले की जितनी भी क्लास हुई है नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम रोजाना 2 सेट का हल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की। पहला सवाल आपके सामने, स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी है? तो 11 स्वर हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है या फिर कहा जाए ध्वनियों के उच्चारण के समय बिना किसी रुकावट के या फिर बिना किसी की सहायता से जो ध्वनि बोली जाए उन्हें आप स्वर कहते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका 11। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। वाक्य है सुनील जरा इधर आना। इसमें आपको बताना है कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे विराम चिन्ह की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आप बनाओगे, सुनील फिर कॉमा जरा इधर आना। कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो ये संबोधन है ये लगेगा। नहीं, संबोधन कब लगता? जब आप दूर से कोई व्यक्ति होता उसे बुलाते तब। आप जैसे श्यामू इधर आओ, बड़े मतलब बड़ी दूर से जो हो उसे आप अगर बुलाओ तो आप उसमें कुछ पुकारने की बात जब हो तब आप उसमें संबोधन लगाओगे। बट यहाँ पे सुनील जरा इधर आना यानी पास में ही है, तो राइट उत्तर होगा यहाँ पे कॉमा लगेगा यानी अल्प विराम लगेगा। सी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, जो आश्चर्य चिन्ह है या विस्मय चिन्ह है ये ए ऑप्शन में दिया गया है। बी ऑप्शन वाले चिन्ह को आप विवरण चिन्ह या फिर पूर्ण विराम कहोगे, और डी ऑप्शन में जो दिया गया है इसे आप अर्ध विराम कहोगे। अगला, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? देखो, वचन जो है ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा के लिए। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका संज्ञा के लिए। वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण इसीलिए होता है क्योंकि संज्ञा के लिए ही प्रयोग किया जाता है वचन। राइट उत्तर होगा ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सर्वनाम पद है। देखो, यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर वह जो है एक प्रकार का सर्वनाम है। वी आंसर राइट होगा। अगला है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी भी संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जाए कि श्याम जा रहे थे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ श्याम जा रहे थे या रहा था, इसमें रहा था, रही थी, रहे हैं, ये जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब भी या फिर कहा जाए सहायक क्रिया होते हैं। आपने जब अंग्रेजी में ग्रामर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है सेंटेंस को शुद्ध बनाने के लिए, तो वही आपका हो जाएगा सहायक क्रिया। डी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला है कि इसमें से अव्यय क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बताना है अव्यय इसमें क्या है। अब देखिए, अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन ना हो उसे आप क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। देखो, भारत ये नहीं होगा, श्याम भी नहीं होगा, दक्षिण भी नहीं होगा। आह जो है आपका, या फिर कहा जाए वाह, शाबाशी दी जाए कोई, मतलब जो भी आश्चर्य वाले होते हैं उन सभी को आप अव्यय में रख सकते हैं। तो सी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आह ये जो है आपका ये अव्यय शब्द है। निम्न में से लिंग के आधार पे असंगत युग्म कौन सा है? लिंग के आधार पे गलत युग्म कौन सा है? छात्र पुल्लिंग है, छात्रा ठीक है। प्रौढ़ और प्रौढ़ा, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। आयुष्मान का आयुष्मती, ये भी सही है।
सांप का सांपिनी, क्या यह सही है? मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश कीजिएगा। सांप का जो होता है ये सांपिन होता है, संपिनी नहीं होता। ये गलत दिया गया है, डी उत्तर आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। इसमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कि इसमें एक वचन और बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको बताने की समझाने की बात करूँ तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर देखा जाए तो गली का गलियां ठीक है, घोड़ा का घोड़े और चिड़िया का चिड़िया सही है, लेकिन आंसू का आंसू नहीं होता, क्योंकि आंसू जो है ये खुद एक बहुवचन है, तो आंसू का आंसू ही होगा। भले ही आपने गाना सुना था कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, लेकिन वो केवल और केवल एक गाना बनाया गया था, बट व्याकरण की दृष्टि से देखा जाएगा तो आंसू का बहुवचन नहीं होता है, आंसू का आंसू ही होता है। तो राइट उत्तर होगा ए आंसर। रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? रमेश घर आ गया होगा, राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। रमेश घर आ गया होगा, ये जो है संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला आपके सामने, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती हैं? सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, भाववाच्य में। अगला, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कुल कितने कारक हैं? देखिए, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कुल कारकों की संख्या जो मानी गई है ये 6 मानी गई है। किसके अनुसार? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। समझिएगा थोड़ा सा, किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में कुल मिलाकर के 6 ही कारक बताए हैं, और उन्होंने क्या क्या बताया है तो समझिएगा। कर्ता, कर्म, करण, इसके अलावा संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध और संबोधन जो है ये इन्होंने कारक नहीं माना, तो संबंध और संबोधन को छोड़ करके 6 कारक आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में है। अगला है, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? अंगरखा, देखिए अंगरखा शब्द क्या है, इसमें आपको ये बताना है। अंगरखा जो है एक प्रकार का ये तद्भव शब्द है, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि जहाँ पे भी चंद बिंदु लग जाए वहाँ पे तद्भव शब्द आपका होगा ही होगा। और अंगरखा का अगर तत्सम की बात की जाए तो अंगरक्षक होगा। अंगरखा का तत्सम जो है ये अंगरक्षक होगा, इस बुक को ध्यान रखिए। तो अंगरखा जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम अंगरक्षक हो जाएगा। अगला, अ उपसर्ग और तय प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा? अ उपसर्ग हो। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अ उपसर्ग की तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अनुगुणता में कहा जाए तो अनु उपसर्ग हो जाएगा, और अनन्यता में बात की जाए तो अन उपसर्ग हो जाएगा, और अवसरवादिता में बात की जाए तो यहाँ पे अ उपसर्ग है ही नहीं। अब जबकि असहनशीलता में अ उपसर्ग और ता प्रत्यय लगा हुआ है। अ उपसर्ग बनेगा तो आपका सहनशील जो है ये मूल शब्द हो जाएगा, और आ हटा दिया जाएगा तो सहनशील मूल शब्द हो जाएगा, तो प्रत्यय हो जाएगा। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय, देखिए सावधान एक मूल शब्द है, अगर आप इसके प्रत्यय की बात करो तो सावधानी में बड़ी ई की मात्रा जो है आपका ये प्रत्यय लग जाएगा, तो सावधानी में ई प्रत्यय हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो। नेक्स्ट, संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और डैश सदा तरसता ही रह जाता है। मतलब संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं, और संपन्न का विलोम आपको बताना है। मतलब संपन्न को सब सुख प्राप्त होते हैं और विपन्न जो है तरसता ही रहता है, तो सी आंसर राइट होगा। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। सभ्य का विलोम आपको बताना है। सभ्य का विलोम जो है बर्बर होता है या फिर असभ्य होता है, तो डी उत्तर हो जाएगा आपका असभ्य। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। मतलब एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम, ये 4 प्रकार के हो गए अर्थ के आधार पे। तो राइट उत्तर हो जाएगा 18 नंबर सवाल का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आँख का पर्यायवाची बताइए। आँख जो है आपका एक प्रकार का एक तद्भव शब्द है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
इसके तत्सम की बात की जाए तो अक्ष हो जाएगा। बाकी अगर मैं आँख के पर्यायवाची की बात करूँ तो यहाँ पे लोचन जो है आपका ये आँख का पर्यायवाची हो जाएगा। सी उत्तर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लोचन जो है ये आँख का पर्यायवाची हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कहा जाए नेत्र, नयन, ये सभी इसी के पर्यायवाची होते हैं। हाँ, यहाँ पे जो दिया गया है अक्ष, यहाँ पे जो ये अक्ष दिया गया है ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये अक्ष जो है ये छाया या फिर कहा जाए प्रतिबिंब का पर्यायवाची होता है। तो अक्ष जो है ये छाया या प्रतिबिंब का पर्यायवाची है। हाँ, नजरिए की बात करूँ तो नजरिया जो है ये दृष्टिकोण, मत, परिप्रेक्ष्य, ये सभी के पर्यायवाची होते हैं। नजरिया, यहाँ पे नजरिया है, नजरिया नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी आपको बताना है, 20 नंबर सवाल। बहुत बढ़िया, देखिए समझिएगा, बी आंसर राइट होगा। मुद्रा, मुद्रा जो है अनेकार्थी शब्द है क्योंकि इसके अर्थ जो है, मुद्रा का मतलब सिक्का भी होता है, मोहर भी होता है, अंगूठी भी होता है, छाप, चिन्ह, आकृति, ये सब होते हैं। तो भी उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे मुद्रा। नेक्स्ट, किस विकल्प में शब्दयुग्म का अर्थभेद सही है? आपको बताना है शब्दयुग्म दिए गए हैं और इसके जो अर्थभेद हैं ये किसमें सही दिए गए हैं, ये आपको बताना है। देखिए और अगर यहाँ पे बताया जाए और का तो मतलब दूसरा होता है, और का मतलब यहाँ पे तथा होगा और का मतलब दूसरा, ये पहला गलत है। उर और उर ये भी गलत है। इतर और इत्र, इत्र का जो है सुगंधित पदार्थ होता है, ये गलत है। अपरा का मतलब दूसरी और अपार का मतलब जिसे पारा ना किया जा सके। बहुत बढ़िया, राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर। अपरा का मतलब दूसरी और अपार का मतलब जिसे पार ना किया जा सके। फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मतलब फूल की रज, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसे हम पराग कहेंगे। फूल की रज का मतलब है पराग। राइट उत्तर होगा आपका, ये होगा डी आंसर। सूर्य के अस्त होने के समय को क्या कहता है? सूर्य के अस्त होने के समय, सूर्य के अस्त होने के समय को प्रदोष कहते हैं। और यहाँ पे जो पार्थिव है इसका मतलब है पृथ्वी से संबंध रखने वाला, इसे आप पार्थिव कहेंगे। और जिसका नैतिक पतन हो चुका हो उसे आप पतित कहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इस अनेक शब्द के लिए एक शुद्ध शब्द क्या होगा? जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, कहते हैं ना भाई, देखते ही अंतर्धान हो गया, मतलब अंतर्धान आपका राइट होगा, सी आंसर। हाँ, एक बात और आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में अंतर्ध्यान लिखने की शुद्ध वर्तनी भी पूछ लिया जाता है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें भी आपका वर्तनी की दृष्टि से ही पूछा गया है, क्योंकि देखो कोई भी विकल्प चेंज नहीं किया गया है, पूरा का पूरा अंतर्धानी लिखा है, लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिखी गई है। तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा, आपसे अंतर्ध्यान की जो स्पेलिंग है, वर्तनी है, ये भी पूछी जा सकती है कि किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सी आंसर की तरह लिखा जाएगा। ओके भाई। नेक्स्ट, संधि के कितने भेद होते हैं? देखो संधि के भेद की बात की जाएगी तो 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो या परिवर्तन हो उसे आप स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि, तो व्यंजन और स्वर, स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से जो उत्पन्न व्यंजन विकार हो या परिवर्तन उसे आप व्यंजन संधि कहेंगे। और विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे आप विसर्ग संधि कहेंगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। समास के कितने भेद हैं ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 25। समास के कुल मिलाकर के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं आपका। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, ये सब आपके 6 समास हो गए। कौन कौन से? द्विगु, कर्मधारय, इसके अलावा तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, ये जो है आपके ये 6 समास हो गए। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध कौन सा है? पहला देखिए, काम पूरा कर डोलो, ये गलत है, कर डालो होना चाहिए। इस समय सर्दी, सर्दी यहाँ पे जो स्पेलिंग गलत लिखी है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, बिल्कुल सही है। दोष, ये दोष गलत लिखा है। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी आंसर। यहाँ पे वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। अगला, निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? उद्दीपन का कार्य आपको बताना है कि इसमें से कौन करता है उद्दीपन।
सही उत्तर हो जाएगा प्रेम पत्र की मधुर वाणी, ये आपका बिल्कुल राइट होगा। उद्दीपन का कार्य करती है यहाँ पे कौन, प्रेम पत्र की मधुर वाणी, तो ए आंसर आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। छप्पे में होते हैं, छप्पे में होते हैं, 28 नंबर सवाल, छप्पे में होते हैं। देखिए छप्पई जो है ये एक विषम और एक कहा जाए तो संयुक्त छंद है, मतलब विषम मात्रिक के साथ साथ संयुक्त छंद है, क्योंकि छप्पई जो है ये रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। और मेरे प्यारे भाई अगर यहाँ पे बात की जाए छप्पई की तो इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। छप्पई में कुल मिलाकर के चरण की बात की जाए तो 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण में रोला होता है और अंतिम या फिर शेष 2 चरण में छंद होते हैं, सॉरी उल्लाला होता है। तो यहाँ पे बात की जाए तो पहले 4 चरण में रोला और अंतिम 2 चरणों में उल्लाला होता है, ये छप्पे होते हैं। तो ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। एक ही उच्चारण स्थान वाले शब्दों की आवृत्ति हो, एक ही उच्चारण स्थान वाले, ये सवाल पूछ रहा है। मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 29 की, तो ये हो जाएगा आपका श्रुत्यानुप्रास, वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे दिनांत था थे दीनानाथ डूबते सधेनु अते ग्रह ग्वाल बाल थे, ये आपका क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार ही हो जाएगा। अगला, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेहनत ही डैश है। अब देखो मेहनत ही जीवन है, क्या इस तरीके से ये वाक्य आपका पूर्ण होगा। मेरे प्यारे भाई मेहनत ही जीवन है, ये बात बिल्कुल सही है, यही आपका होगा। मेहनत ही मृत्यु है नहीं, मेहनत ही अभिशाप, मेहनत ही परिश्रम नहीं, ये मेहनत ही जीवन है, तो ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट, कंगाली में आटा गीला, लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय क्या होगा। कंगाली में आटा गीला, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। 31 नंबर सवाल। देखो कंगाली में आटा गीला होना यानी कष्ट पर और भी कष्ट आ जाना, तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर, कष्ट पर और कष्ट आ जाना, वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होई। इस लोकोक्ति का मतलब क्या है कि कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, या जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, या फिर कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, या कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अब देखिए अगर बात की जाए तो बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इसका मतलब है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो भाई अगर मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, तो बी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसमें किसने कहा है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है। सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, श्याम सुंदर दास ने। देखिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है श्याम सुंदर दास ने कहा है, और भक्ति काल को स्वर्ण काल जो है किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मेरे प्यारे भाई अगर कहा जाए रामचंद्र शुक्ल, तो इन्होंने भी भक्ति काल कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। 21 से 25 कहाँ से आ गया भाई, ये थोड़ा सा ऊपर ये जो है ना टाइपिंग मिस्टेक है, इसको माफ़ कीजिएगा। अब ये एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा बहुत बड़ा सा गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर गद्यांश से रिलेटेड सवाल का उत्तर देना है। गद्यांश तो भाई बहुत भयानक है क्योंकि बहुत बड़ा गद्यांश है, फिर भी पढ़ना जरूरी है भाई। गद्यांश को पढ़ेंगे उसके बाद इसके सवालों का उत्तर देंगे। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी गद्यांश को पढ़ सकते हैं। उधर इसके अलावा गाइस कहा जाए तो मैं गद्यांश को पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुन भी सकते हैं। शुरुआत करते हैं। समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज में जितनी विषमता होगी सामान्यतया विशोषण उतना ही अधिक होगा। चूँकि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक असमानताएं अधिक हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक तथा वहीं दूसरे स्थान पर शोषित होता है। जब बात उपभोक्ता संरक्षण की हो तो पहला प्रश्न ये उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं या उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। सामान्यतः उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किन्हीं भी वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं और किसी शोषण का शिकार भी होते हैं। हमारे देश में ऐसे अशिक्षित,
सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल अशक्त लोगों की भीड़ है जो शहर की मलिन बस्तियों में फुटपाथ पर, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे, गंदे नाले के किनारे झोपड़ी डालकर अथवा किसी भी अन्य तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वह दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों की समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित हैं, जिन्हें आधुनिक सफ़ेदपोशों, व्यापारियों, नौकरशाहों एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलकर बांट लिया है। सही मायने में शोषण इन्हीं की देन है। सरकार कितनी भी योजनाएं बनाकर लागू करे, कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादकता व व्यापारियों द्वारा किए गए शोषण से ही लिया जाता है, जबकि इसके क्षेत्र में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों ही सम्मिलित हैं, जिनके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, ऊंचे ओहदे पर बैठे सरकारी कर्मचारी, वकील आदि सभी आते हैं। इन सबने शोषण के क्षेत्र में जो कीर्तिमान बनाए हैं वे वास्तव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करने लायक हैं। कानून के हाथ कितने भी लंबे हों, इन सभी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रक्षक जब भक्षक बन जाएं तो कौन बचाए। भ्रष्टाचार सभी की जड़ों में पहुंचा हुआ है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। क्या कभी इन लोगों के अच्छे दिन आएंगे? दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग है, जो न तो किसी पार्टी के वोट बैंक में है, न ज़्यादा पढ़ा लिखा संपन्न, न सरकार उसकी परेशानियों को समझती है, न कोई अन्य राजनीतिक पार्टी जिसको सरकारी पेंशन नहीं मिलती। ऐसे बड़े बूढ़े लाचार लोगों की स्थिति और भी खराब है। ना तो उनकी संस्कार विहीन संतान उनका ध्यान रखने को तैयार है और ना सरकार उनके लिए कुछ सोच पा रही है। क्या इस विषमता को हटाने की दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है? क्या पढ़े लिखे नौजवानों को उपयुक्त रोजगार दिए जाने की दिशा में कुछ हो रहा है? क्या होगा इस देश का भगवान ही जानता है। वैसे अगर कहा जाए तो बात आज के इस ज़माने के हिसाब से गद्यांश बिल्कुल 100% परफेक्ट बैठ रहा था, बिल्कुल सही बैठ रहा था। इसी गद्यांश से रिलेटेड सवाल दिया गया है, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है। अभी जस्ट आपने इस गद्यांश को पढ़ा है, इस गद्यांश से रिलेटेड सवाल आपको बताना है, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है। तो ये कौन सा वर्ग है बताइए। बहुत बढ़िया, मलिन बस्ती, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग करते हैं। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि इसमें जो वस्तु एवं सेवाओं को उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह होते हैं ये शोषण का शिकार करते हैं। तो 35 का बी आंसर राइट होगा। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है। जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। तो डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग, ये सभी इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे सेट जो है आपका ये कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले सेट नंबर 2 की तरफ, या फिर कहा जाए सेट नंबर 6 की तरफ, क्योंकि ये अपनी तीसरी क्लास है। तो मेरे भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन, हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। बाकी अगर आप अपने इस परिवार पे नए सदस्य हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक रामबाण ई बुक लाई गई है, जिसपे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। खास बात तो ये है कि ई बुक जो है पूरी कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग पूरा कंप्लीट मिल रहा है। और उससे भी खास बात ये है कि इमेज और कलरफुल के साथ है। तीसरी खास बात कि डिस्काउंट भी चल रहा है। दाम 99 रुपये है, लेकिन अभी डिस्काउंट के साथ आपको मात्र 39 रुपये की मिल रही है। तो अगर आपको लेना है तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। बाकी अगर आपको इसका डेमो पेज देखना है तो मैं आपको इसका डेमो पेज भी दिखा दे। सो गाइज आप यहाँ पर एक बार इस ई बुक का डेमो पेज देख लीजिए, कितने बेहतरीन तरीके से लाजवाब कंटेंट के साथ ये ई बुक आपके लिए तैयार की गई है। खास बात तो ये है कि ई बुक इमेज और कलरफुल के साथ है, ताकि पढ़ने में मज़ा आए।
पूरे 418 पेज की ये ई बुक है जो स्पेशल यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए खासकर आपके लिए बनाई गई। तो फिर देरी किस बात की, अभी 60% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 व्हाट्सएप कीजिए, यहाँ से आप इस ई बुक को ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल नहीं, अगला सेट है, सेट नंबर 2। अब बढ़ते हैं हम सेट नंबर 2 के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है इस सेट की, या जो मैं सेट करवा रहा हूँ इस सेट की जो सबसे अच्छी खास बात ये है कि इसमें जितने भी मैंने डिज़ाइंस किए हैं ये आपके पूरे सिलेबस के अनुसार है। यानी जैसे वर्णमाला पहले हो गया आपका, उसी तरीके से जिस प्रकार आपको वर्णमाला हो गया, उसके बाद दिया गया सिलेबस में आपका विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह हो गया। इसके बाद कहा जाए आपका जो संज्ञा शब्द दिए गए हैं, शब्द रूप दिए गए हैं, वो मैं उसी तरीके से गाइस मैंने यहाँ पे डिज़ाइन भी किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, समझने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए अगला सेट है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया, सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कुल मिलाकर के 3 प्रकार के। कौन कौन, तो हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, पुलिस स्वर। हास्य स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, या फिर कहा जाए जिनके उच्चारण में कम समय लगे उन्हें आप हास्य स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, या फिर जिनके उच्चारण में हास्य से थोड़ा ज़्यादा समय लगे उन्हें आप दीर्घ स्वर। और पुलिस स्वर जिनके उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगे, या फिर आप पुलिस स्वर का मतलब कह सकते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें आप पुलिस स्वर। इसका अक्सर प्रयोग किया जाता है पुकारने में, जैसे आप कह सकते हो ओम, या फिर कहो राम, इस तरीके से आपका हो जाएगा पुलिस स्वर। नेक्स्ट देखिए, वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए और इसको अच्छे से बनाइए। सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। अब अगर आप थोड़ा सा आप यहाँ पे अपना फोकस करो दिमाग पे, तो समझ सकते हो कि सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। सवेरा हुआ के बाद यहाँ पे आप अल्प विराम लगाओगे, तो सवेरा हुआ अल्प विराम, चिड़िया चहचहाने लगी, मतलब डी उत्तर राइट हो जाएगा। हवा कैसा शब्द है। 3 नंबर सवाल है, हवा कैसा शब्द है। हवा एक प्रकार की संज्ञा है जिसे आप भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं, क्योंकि आप हवा को न तो टच कर सकते हैं और न ही आप इसे छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, इसमें नहीं है। घर का काम कर लो, ये नहीं है। सीमा रीमा ये संज्ञा है। मैं आपका यहाँ पे जो है ये सर्वनाम हो जाएगा। तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें मैं जो है आपका ये सर्वनाम हो जाएगा। फिर जो 4 नंबर सवाल है ये वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये आपके कुल मिलाकर के 6 प्रकार के सर्वनाम हो गए। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कुल मिलाकर के 11 है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, तो विशेषण का लिंग जो है ये विशेष्य के अनुसार होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका विशेष्य के अनुसार। विशेष्य क्या है, विशेष्य जिसके बारे में बात की जाए। जैसे मैं बात करूं कि लड़का सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर तो आपकी विशेषण हो जाएगा, लेकिन लड़का इसमें आपका विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि लड़के के बारे में विशेषता बताई जा रही है। तो विशेष के अनुसार विशेषण का लिंग होता है, ये आंसर राइट होगा। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपका भूतकालिक रूप में। वी आंसर राइट हो जाएगा भूतकालिक रूप में। जैसे मैं बात करूं, राम ने रोटी खाई थी, सीता ने खाना खा लिया था, तो देखो इसमें अगर कहा जाए तो ये कर्म के अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार नहीं होता, मतलब बी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। प्रतिदिन में उपसर्ग आपको बताना है, या फिर प्रतिदिन में अव्यय बताना है, सर्वनाम बताना है, कारक बताना है, मतलब है क्या ये आपको बताना है। देखो प्रतिदिन अगर कहा जाए तो एक प्रकार का अव्यय है। अव्यय क्या होता है, जिसपे न तो लिंग न वचन न कारक किसी का भी कोई भी प्रभाव ना पड़े, मतलब ये अविकारी होते हैं, इसमें कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, तो उन्हें आप क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वी आंसर अव्यय। लिंग के आधार पे असंगत शब्द युग्म कौन सा है। असंगत यानी जो कि गलत दिया गया है वो आपको बताना है। अब अगर मैं बात करूं कुमार का कुमारी, तरुण का तरुणी और सुंदर का सुंदरी, लेकिन अगर कहा जाए यहाँ पे जो दिया गया है दास का अगर आप बिलोंग कहो तो क्या होगा।
दास का दासी नहीं, दास का दासी होता है, दास का दासी होता है, ये आपका हो जाएगा। जो इसका लिंग परिवर्तन होगा दास का दासी होगा। तो वी आंसर यहाँ पे गलत दिया गया था, वी आंसर ही आपका राइट होगा। अगला, हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में अगर हिंदी में वचन की बात की जाए तो केवल और केवल दो, आपका दो वचन हो जाएगा हिंदी में, एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो एक वचन बहुवचन हिंदी में दो वचन होते हैं। संस्कृत में कहा जाए तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस संस्कृत में तीन होते हैं। देखिए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया, इसमें कौन सा काल है? नेताजी ने भाषण दिया, सामान्य भूतकाल है, डी उत्तर राइट हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। अगला सवाल आपके सामने, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है या वाच्य का कौन सा प्रकार है? उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इसमें कौन सा वाच्य है? तो राइट उत्तर हो जाएगा भाववाच्य है, ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा आपका भाववाच्य। अगला है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक और व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। 12 नंबर सवाल आप बताएंगे, राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, कारक। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कारक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं तद्भव नहीं है तत्सम है यानी तत्सम की बात करूँ तो अग्नि आपका ये जो है ये तत्सम हो जाएगा, क्योंकि इसका तद्भव जो है ये आग होता है। बाकी 8 का बात की जाए, 8 के जो तत्सम की तो ये अष्ट होता है इस तरीके से। आधा जो है इसका तत्सम क्या होता है? अर्ध होता है इस तरीके से। और आम का जो है ये आम्र होता है इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने, निम्न में से नि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? नि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? नि उपसर्ग का प्रयोग जो है निगम यानी टी आंसर राइट हो जाएगा, निगम में। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर। देखो उपसर्ग जो है ये शब्दांश होते हैं, यानी ये शब्द नहीं, शब्द के अंश होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना हुआ है? प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना हुआ है? देखो प्रत्यय की बात की जाए तो प्रत्यय जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब आप कहेंगे 2 शब्द इसमें कैसे? देखो प्रति और आय, ये जो आपका हो जाएगा ये 2 शब्द हो जाएगा। वर्ण नहीं पूछ रहा है भाई, गलती मत करो। कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे 1 2 3 4 और ये 5 ये 6 कहेंगे। नहीं मेरे प्यारे भाई, वर्ण कहता तब आप कह सकते थे कि 4 या 5 या 6 हो सकते हैं, बट हमसे पूछ रहा है यहाँ पे शब्द। तो शब्द जो है प्रत्यय में ये 2 ही है, एक प्रति और एक दूसरा आय। तो प्रति और आय मिलकर के ही प्रत्यय बनता है, तो ए आंसर राइट होगा। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं है? मतलब शांत का विलोम इसमें कौन सा नहीं है? 16 नंबर सवाल देखो, शांत का विलोम उद्विग्न, उत्तेजित, अशांत ये होता है। स्थिर जो है शांत का पर्याय होता है, ये विलोम नहीं होता भाई। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। स्थिर जो है शांत का पर्याय होता है, विलोम नहीं होता। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विलोम शब्दों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अपना पराया, बिल्कुल कहते हैं ना कि जो अपना पराया ना जाने वो दूसरों का क्या जाने, तो ये तो बिल्कुल सही है। आस्था नास्था, यह भी बिल्कुल सही है भाई। आकाश पाताल, ये भी बिल्कुल सही है। अग्नि आग, ये गलत है, क्योंकि ये एक तरीके से कहा जाए तो पर्याय दिए गए हैं। अग्नि का विलोम जल होगा, तो यहाँ पे आग नहीं जल होना चाहिए। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता, आपको बताना है। अंक एक अनेकार्थी शब्द है, इसमें कौन सा है जो अंक का अर्थ नहीं है? गोद संख्या चिन्ह है, अंग नहीं है। अंक का मतलब अंग नहीं होता है, अंक का मतलब अंग नहीं होता। अंग का मतलब क्या है? शरीर या शरीर का कोई चिन्ह या शरीर का कोई अवयव, शरीर का कोई भी भाग, अंश, ये आप अंग कह सकते हैं। शाखा, ये भी आप अंग कह सकते हैं, बट अंग जो है अंग का मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे डी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन है भाई, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को प्यार नहीं दिया है तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, मैं लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आप एक बात अच्छे से जानते हो कि अगर कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई उसको भी थोड़ी बहुत ऊर्जा चाहिए। तो अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप इतने समझदार हो, आप भावी सिपाही बनने वाले हो, तो गाइज़ आप इतने समझदार हो कि आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है भाई। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्र तक अपने शेयर करिए, ये आपका काम है। इसमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखो मैं एक बात आपको और बता दूं
कि जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। जब मैंने पहली क्लास ली थी हिंदी 2 सेट डेली का, उसमें मैंने आपको ये जो बुक मैं करवा रहा हूँ ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये अपडेटेड बुक है, जिसमें 17 फरवरी 18 फरवरी के दोनों पालियों के निरस्त के पेपर दिए गए हैं। तो मतलब अपडेट बुक है कि नहीं है। तो ये इसी वजह से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, अपडेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए आगार का इसमें कौन सा पर्याय नहीं है, ये नहीं आपसे पूछ रहा है ना, नहीं। घर, भवन, आवास ये आगार के ही पर्याय होते हैं। घाम, घाम क्या है भाई, घाम जो है ये आगार का पर्याय नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अगला है कि अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द में किस अर्थ को व्यक्त किया गया है। मतलब अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं, इस वाक्य में अनंत का मतलब क्या है। 20 नंबर सवाल। अनंत, अनंत का मतलब क्या है। अगर इस वाक्य के हिसाब से देखा जाए तो ये अंतहीन होगा, मतलब जिसका अंत ही ना हो तो अनंत होगा, ए आंसर राइट होगा। अगला, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम और चर्म का उपयुक्त अर्थ क्या है। चरम और चर्म, देखो अगर मैं चरम की बात करूं तो चरम का मतलब जो होता है ये होता है एक सीमा, यानी कहते हैं ना कि अब आप अपनी चरम सीमा लांघ चुके हैं, मतलब आप अपनी अंतिम सीमा लांघ चुके हैं। और चर्म का मतलब होता है चमड़ा, चर्म उद्योग कहाँ है, ये वही है ना, कानपुर। तो वही आपका हो जाएगा चमड़ा और ये अंतिम सीमा। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर। 100 वर्ष का समय, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, 100 वर्ष का समय। 100 वर्ष के समय को आप क्या कहेंगे, शताब्दी कहेंगे। बाकी 1000 वर्ष के समय को सहस्त्राब्दी कहेंगे। अगर 100 वर्ष का समय है तो शताब्दी, लेकिन 1000 वर्ष का समय है तो उसे सहस्त्राब्दी, ठीक है। और युग तो एक प्रकार का समय ही होता है, वार्षिक तो एक वर्ष के समय को वार्षिक कहते हैं। अंकेक्षक शब्द के लिए सही अर्थ क्या होगा। अंकेक्षक, अंकेक्षक का मतलब है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला ये अंकेक्षक होता है। डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परस्पर परिवर्तन हो, यानी जिसमें विकार उत्पन्न हो, तो ये कहते हैं संधि। 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए, 25 नंबर सवाल है। बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। प्रतिदिनम समास की बात की जाए तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। विग्रह की बात की जाए तो दिनम दिनम प्रति, ये आपका हो जाएगा, यानी बी आंसर राइट हो जाएगा। दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति जो है प्रतिदिनम का ये हो जाएगा समास विग्रह, तो वी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन से भाग में त्रुटि है। विद्वानों का दल आ रहा है। अब आप थोड़ा समझिएगा, विद्वानों, ये विद्वानों नहीं विद्वानों होता है, तो बा नहीं वाह होना चाहिए था। डी उत्तर राइट हो जाएगा। अस्थाई भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है। अस्थाई भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है, कौन बनाता है, विभाव। राइट उत्तर होगा डी आंसर। अस्थाई भावों को अनुभूति के योग्य विभाव बनाता है। तो वह सभी साधन जिनके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। तो यहाँ पे राइट क्या होगा आपका, डी आंसर। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है। 16 मात्राओं वाला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत यतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, ये सब क्या है आपकी चौपाई है ना। अगर आप इसकी मात्रा को काउंट करोगे तो 16 मात्राएं निकलेंगी, तो चौपाई हो जाएगा, मतलब ए आंसर राइट हो जाएगा। 28 नंबर सवाल का ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर बैठ जाएगा। एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को इसमें से कौन सा अलंकार माना जाता है। एक या फिर अनेक वर्णों की पास पास मतलब बहुत ही नजदीकी नजदीकी और क्रम के अनुसार आवृत्ति हो, तो इसे आप कौन सा अलंकार कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। राइट उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इसके अनुप्रास अलंकार के भी भेद की बात की जाए तो 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अगला है कि किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से लिखे गए हैं। किस समूह में शब्द जो है ठीक प्रकार से लिखे गए हैं। 30 नंबर सवाल आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, ये तो सही है। विशेषण इसमें है शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य और स्वेच्छाधारी, पुराना, स्वेच्छाचारी,
विशेषण सब, ठीक है, ये भी विशेषण है। सर्वनाम मैं, तुम, हम, तुम्हारा, हम या फिर क्या, क्यों, ये सर्वनाम है, ये भी सही है। अकर्मक क्रिया लजाना, मरना, सोना, पढ़ना। देखो सोना तो है लेकिन पढ़ना नहीं है, तो ये अकर्मक नहीं है। तो यहाँ पे ये 4 नंबर ना होकर के 1 2 3 है, यानी ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, प्रस्तुत विकल्प में से लोकोक्ति को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकोक्ति को पहचानना है। आ बैल मुझे यार, आ बैल मुझे मार, मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। इसका मतलब ही क्या होता है, आ बैल मुझे मार। टेढ़ी उंगली से अचार निकलना। अब टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, हालांकि ये कहा जाए तो गलत है, ये वाक्य मतलब ये मुहावरा ही गलत है। इसका मतलब होता है टेढ़ी उंगली से घी निकालना, ये होता है मतलब ये बलपूर्वक काम निकालना, ये इसका मतलब है, गलत है। घाट घाट का जूस पीना, ये भी गलत है, घाट घाट का पानी पीना होना चाहिए था। और तिल का लड्डू बनाना, तिल का ताड़ बनाना होता है, लड्डू बनाना नहीं होता। बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का मतलब क्या है। बैल न कूदे कूदे तंगी, इस कहावत का मतलब क्या है। 32 नंबर सवाल, मतलब स्वामी के बल पर सेवक का साहस। मतलब जैसे कहा जाए कि अगर आपके मौजे में या फिर अगर कहा जाए कि आपके क्षेत्र में कोई विधायक है और आपके मतलब घर के बगल में है और कोई भी है उस विधायक के बल पे कूद रहा है कि हाँ हमारे चाचा विधायक हैं, हमारे काका विधायक हैं, और विधायक उसको पहचानते तक नहीं है, तो वही है ना कि बैल न कूदे कूदे तंगी, मतलब स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो डी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल का समय कब से कब तक माना जाता है। पूर्व मध्यकाल, कल शायद मैंने आपको ये बताया था पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 के बीच के काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि 1050 से 1375, 1050 से 1375 के विक्रम संवत को हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, मतलब जो पुराना काल है आदिकाल के नाम से जानते हैं। 1375 से 1700 के बीच के काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं, और 1700 से 1900 के बीच के काल को हम क्या कहते हैं, उत्तर मध्यकाल कहते हैं। तो इसे हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं, और जो 1900 से 1984 के मध्य के काल हैं इसे हम आधुनिक काल कहते हैं। ये कल मैंने आपको बताया था, इस बात को आप जानते होंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इसके सवालों को हल करते हैं। इस रत्नगर्भा वसुंधरा के अंतःस्थल में हीरे, मणि, माणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है। धरती का विस्तीर्ण अतल गर्भ अनंत धनराशि से भरा पड़ा है। आवश्यकता है इसके वक्ष को चीरकर उन्हें उगलवा लेने वाले दृढ़ संकल्प और साहस की। धरती के अंदर विद्यमान धनराशि के कारण ही धरती वसुंधरा कहलाती है। इस धरा पर रहने वाले कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि भाग में नहीं है तो हथेली पर आई वस्तु भी नष्ट हो जाती है। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते। प्रयत्न के अभाव में फल भी नहीं मिलता और लोग भाग्य को दोष देते रहते हैं। ऐसे भाग्यवादी लोगों को कायर माना जाता है। अकूत संपदा तो उसी को मिल सकती है जो पूर्ण संकल्प के साथ कार्य में प्रवृत्त हो। जैसे अर्जुन का ध्यान पक्षी की भेदे जाने वाली आंख पर था, उसी प्रकार जो लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होकर सतत प्रयासशील रहता है, समय के परिपाक के साथ उस लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। ऐसे लोग जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिमसिम वाला गुफा का द्वार कब खुलता है, उन्हें जब असफलता का अंधेरा अपने चारों ओर घिरता दिखाई देता है, तब वह पछतावा करते हैं कि उन्होंने व्यर्थ ही समय गंवा दिया। मनुष्य के पास सभी कुछ पा लेने की क्षमता है, पर कैसे उसे पाया जाएगा उसके लिए संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम आवश्यक है। कई बार लक्ष्य के एकदम समीप पहुंचकर हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। आपने देखा होगा, मैंने आज ही एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है, आपने देखा होगा बहुत लक्ष्य के करीब पहुंचकर भी वो बंदा नहीं पहुंच पाया। हालांकि गलती उसकी नहीं है, जब पैर जवाब दे गया है भाई तो वो कुछ नहीं कर सकता था। आपने देखा होगा, देख लेना इंस्टाग्राम पे डीएम, आप वहाँ पे मुझे डीएम भी कर सकते हो। कोई अगर सवाल है, डाउट है तो डीएम करिएगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम की 2 आईडी है, एक अपने इस चैनल के नाम से, एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से, दूसरी अपनी एक मेन आईडी पर्सनल आईडी है COP अरविंद जायसवाल के नाम से, तो उसको फॉलो कर लेना, COP अरविंद जायसवाल वाली और एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर वाली, दोनों फॉलो कर लेना, ठीक है भाई। चलिए, भाग्य जैसी कोई वस्तु या तो होती ही नहीं और या परिश्रम की चाबी के साथ मिलकर भाग्य की चाबी काम करती है। भाग्य की अकेले चाबी सफलता के ताले को नहीं खोल सकती। इसीलिए कवि तुलसीदास ने कहा है, और क्या कहा है,
कायर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। ये तुलसीदास द्वारा कहा गया है। मतलब ये कहा गया है इस गद्यांश में कि आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप भागी के सहारे बैठे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, भागी कब काम करेगा? जब आप परिश्रम करेंगे। तो वही कहा गया है कि आपके सफलता की चाबी या फिर आपके सफलता के ताले तभी खुलेंगे जब परिश्रम और किस्मत दोनों की चाबी एक साथ काम करेगी, तभी सफलता के ताले खुल सकते हैं। ये इसमें कहा गया है। अब इसी गद्यांश से रिलेटेड सवाल है, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? अब अगर आप ध्यान देंगे तो कायर किसको माना गया है? ये कायर उन्हें माना गया है जो परिश्रम नहीं करते, यानी परिश्रम से डर करके भागी का आश्रय लेते हैं। तो ए आंसर होगा, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भागी का आश्रय ले। नेक्स्ट है, भागी को कौन लोग दोष देते रहते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया इस गद्यांश से रिलेटेड कि जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। मतलब जो प्रयत्न करना ही छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमारी किस्मत में था नहीं तो हमें मिलेगा कैसे, ये भाई कहते हैं जो भागी को दोष देते हैं। तो यहाँ पे राइट क्या होगा? ए आंसर। नेक्स्ट है, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? अब देखो परिश्रम शब्द क्या है? परिश्रम एक प्रकार की संज्ञा है, तो वी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? बिल्कुल, तब हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। मतलब हम कहते हैं कि अगर भाग्य में होगा तो मिलेगा, चलिए मेहनत करते हैं, देखा जाएगा। तो भाई तब फिर कुछ नहीं होने वाला है, तब असफलता ही हाथ आती है। ऐसा इस गद्यांश के अनुसार कहा गया है। तो बाकी मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपका ये गद्यांश जो है कंप्लीट हुआ, यानी पूरे 74 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये आज की हमारी मेहनत आपको बहुत अच्छी लगी होगी। भाई अच्छी लगी है तो बिना कहे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। बाकी आज तक जो 6 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी फुल पीडीएफ कल सुबह 4 बजे आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको जरूर देख लीजिएगा पीडीएफ, ठीक है। टेलीग्राम में जो टेलीग्राम है वो एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से जाकर के टेलीग्राम सर्च कर लेना। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी मैं कोशिश करूंगा दे दूंगा, ठीक है। या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर लेना @exam गुरुजी बाय अरविंद सर, आपको मिल जाएगा। लिंक इसलिए नहीं देता हूँ भाई क्योंकि लिंक अक्सर काम नहीं करती है। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, यही लिखा आता है, इस वजह से लिंक ज़्यादा काम नहीं करती है। तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, आसानी से मिल जाएगा। बाकी अगर कहीं कोई डाउट है या कहीं कोई भी आपका सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे COP अरविंद जायसवाल के नाम से इंस्टा ID है, उस पर भी आप DM कर सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। या फिर एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से जो इंस्टा ID है उस पर भी आप DM कर सकते हैं। जो जिस पे भी आपका इच्छा हो DM करिएगा। जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। बाकी आज की हमारी मेहनत कैसी लगी इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आई होप ये आज की हमारी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। भाई अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। आप एक अच्छा कमेंट्स करके जब बताते हो कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी तो मुझे और भी अंदर से ऊर्जा मिल पाती है। बाकी आज की क्लास में उसे इतना ही, मिलते हैं इसके बाद एक नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को सिलेक्ट ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिला करे। मिलते हैं इसके बाद एक नई बेहतरीन लाजवाब और बेहतरीन वीडियो में। अपना 100% देने की हर एक समय कोशिश करते रहते हैं, तो इसके बाद और बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो भाई बेहतरीन वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।